तो हाँ सर। हाँ, ये समाजकारी का अगर हम बात करें, समाजकारी का सेकंड पेपर जो जून 2015 में पूछा गया था यूजीसी में, वह प्रश्न पत्र है। और ये आपका सेकंड पेपर है, इसमें 2 पेपर मिलेंगे, अभी थर्ड भी मिलेगा आपको। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब मुझे बताएंगे। प्रश्न कह रहा है कि अंतर क्रिया प्रतिमान को समझने और हस्तक्षेप करने में पहला कदम डैश है। क्या संचार होगा, कि संवेदीकरण होगा, कि संगठक होगा जिसको गतिमान बनाना होता है, और क्या गोपनीयता होता है। प्रश्न नहीं आ रहा है आपको, लेकिन मैंने आपसे संचार होगा सर। अच्छा, संचार होगा। कम्युनिकेशन सर। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे आपका जो जवाब आया है, बहुत बढ़िया जवाब आया है। यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कम्युनिकेशन यानी संचार। यहाँ पे संचार ही आपका सही जवाब होगा। कम्युनिकेशन जो होता है वह बेसिकली अंतःक्रिया प्रतिमानों को समझने के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए सबसे पहला कदम होता है। जैसे आप किसी ग्रुप में गए या किसी केस वर्क में गए या कम्युनिटी वर्क में गए, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन जरूरी है, और कम्युनिकेशन आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसलिए आपका जो जवाब होगा यहाँ पे पहला वाला करेक्ट जवाब होगा। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करने की क्रिया होती है संचार, जिसको हम कहते हैं एक प्रकार से संदेह प्रेषण की व्यवस्था, संचार की व्यवस्था भी इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक आता है प्रोसेस को लेकर, है ना, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कम्युनिकेशन का प्रोसेस, कोई बता सकता है मुझे कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? बता सकता है कोई व्यक्ति मुझे कम्युनिकेशन का प्रोसेस? एक ऑर्डर फिर सेंडर, नहीं, पहले सेंडर, फिर उसके बाद एनकोडिंग, फिर उसके बाद मैसेज, फिर उसके बाद चैनल, फिर उसके बाद रिसीवर, फिर उसके बाद डिकोडिंग, फिर उसके बाद फीडबैक। हाँ, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जी। सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, हाँ, फीडबैक। जी जी, डिकोडिंग के बाद फीडबैक, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, और प्रश्न समझ लीजिए, आपको नहीं आता है। केस अध्ययनकर्ता और सेवार्थी के बीच में प्रभागी, जो यहाँ पे प्रगामी संचालक लिखा हुआ है, इसी प्रश्न को आपको, इसी शब्द को आपको पकड़ना है। ये शब्द कहना क्या चाहता है आप लोगों से, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो प्रगामी संचलन डैश कहलाता है। प्रगामी का मतलब एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि प्रोग्रेसिव ट्रांसएक्शनल बिटवीन, अच्छा कोई मुझे बताएगा ट्रांसएक्शनल थ्योरी किसने दिया है? समव्यवहारात्मक सिद्धांत किसने दिया है? कोई व्यक्ति बता सकता है? एरिक बर्न ट्रांस एनालिसिस। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव ट्रांसएक्शनल के बात कह रहा है केस वर्कर के द्वारा कि किस तरीके से एक अध्ययनकर्ता, एक आप अध्ययन करता है, आप व्यक्तिगत सामाजिक कार्य करता है, और सेवार्थी के बीच में आपको प्रोग्रेसिव ट्रांसएक्शनल के बारे में सोचना है। तो आप बताओ उसको क्या कहेंगे? व्यक्ति कहेंगे, समस्या कहेंगे, स्थान कहेंगे, प्रक्रिया कहेंगे? आप मुझे बताएं। प्रक्रिया कहेंगे। वेरी गुड, ये प्रक्रिया कर रहे हैं आप। प्रोग्रेस होने की जो प्रगतियां हो, प्रगामी संचालन होता है, वो प्रोसेस कहलाता है, और प्रोसेस यहाँ पे करेक्ट जवाब। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ये जो क्रम बताया जा रहा है 4 P's के बारे में, ये 4 P's के बारे में अध्ययन करने वाला व्यक्ति का नाम बताएं आप मुझे जरा। पार्लियामेंट। अच्छा, ये एक प्रश्न और है मेरा कि ये जो 4 P's दिया गया था, किस लिए गया, जब दिया जा रहा था तो उस दौरान कौन से अप्रोच लाए गए थे? कोई बता सकता है उस अप्रोच का नाम? समस्या समाधान का उपागम, अप्रोच का नाम। हाँ, नहीं, अन्ना फ्राइड अहम मनोविज्ञान दिया है। समस्या समाधान का उपागम जो है इसी का नाम आता है, पर्लमेन का नाम, हेलन, नहीं, पर्लमेन का नाम आता है, हेलन होरिस पर्लमेन का नाम आता है। समस्या समाधान का उपागम 1957 में इसी का नाम आता है, पर्लमेन का नाम आता है। अहम के बारे में अगर हम बात करें, अहम मनोविज्ञान, अन्ना फ्राइड का नाम आता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। आपके सामने प्रश्न ये है कि NDRF भारत के में प्रतीक है, और ये प्रश्न फुल फॉर्म से लिया गया है। तो आपको बताइए जरा, आप लोग क्या होगा? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। हाँ, नेशनल, हाँ, वेरी गुड। आप जरा मुझे बताएं, ये अधिनियम कब लाया गया था? कोई व्यक्ति मुझे बताए ये अधिनियम कब लाया गया था? 1980। नो, गलत। और बताएं। 2005। अरे अगर भाई आपको कहीं डिजास्टर मिल जाएगा ना, आपदा कहीं मिल जाएगा ना, तो आप वहां पे 2005 को ही लेके चलना। आप लोग 2005 को ही लेकर चलना मैनेजमेंट को लेकर, है ना?
यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा फिर। ठीक है, तो जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड की बात करता है वहाँ पे एक राज्य का भी है, स्टेट डिजास्टर जो है रिस्पांस फंड के बारे में बात होती है, स्टेट का भी होता है। राज्य सरकारों के पास तत्काल प्रदान करने के लिए, व्यय को पूरा करने के लिए, अधिसूचित आपदाओं को जवाब देने के लिए, प्राथमिकता निधि की बात करता है, फंड वगैरह के बारे में बात करता है। ये 2005 का ही था जहाँ पे ये चीज़ें आई थी, हम लोगों को देखने को मिली थी। मैंने आप लोगों को एक बार इसके बारे में बात भी कर चुका हूँ। ठीक है, अभी इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को दिया था, पूरा का पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट का ही था। अभी हाल ही की ही बात है जब मैंने कहा था संडे का क्लास लूंगा, और संडे क्लास में जब मैं आपको पूरा ओवरव्यूज दे रहा था वहाँ पे, है ना, तो उसमें पूरी पीडीएफ देख लेना उसको एक बार, अगर नहीं समझ में आया है तो। इससे तो आप लोग उसी को लगाएंगे, बाकी कोई मैच नहीं करेगा। किसी दूसरे आवश्यकताओं और परिस्थितियों को समझने की योग्यता क्या कहलाती है? ये भी प्रश्न अपने आप में महारत है, यानी एक प्रकार से इम्पोर्टेंट है। तदानुभूति सर। ओके, यहाँ पे आप सभी का जवाब आ रहा है इम्पैथी को लेकर, तदानुभूति। मैं आप सबसे एक बात और बताना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, कि सहानुभूति को सोशल वर्क में कम महत्व देना, तदानुभूति को आप लोग ज़्यादा महत्व देना। ठीक है, ये प्रश्न आप सबसे क्या बोलना चाहता था, या आप सबसे कहता था कि दूसरों की ज़रूरतों को, मेरी बात को समझिएगा आप सभी लोग, कि दूसरों की ज़रूरतों और परिस्थितियों को समझने की जो क्षमता होती है वो इम्पैथी में होती है, और इम्पैथी कहलाता है आपका क्या, तदानुभूति कहलाता है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यही आप लोग खासकर इसी को प्राथमिकता देना 99%, बाकी 1% सहानुभूति के बारे में सोचना। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो है वनों के बीज आरक्षण की सीमित और विनियमित करता है? ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, और वह एक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा चर्चा करना होगा। देखिए, मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताया था, पहले वन आया था, नहीं पहले पानी आया था, जल, पता है आपको, जल आया था 1974 में। हाँ, फिर उसके बाद वन आया था, वन आया 6 साल बाद, वन आया 6 साल बाद 80 में। तो आप ये वाला 80 देखिए कहीं पर है, 80 कहीं पर है, देखिए इस ऑप्शन में कहीं 80 वन संरक्षण अधिनियम, हाँ ऑप्शन नंबर 3 में है ऑप्शन। और ये प्रश्न देखिए यहीं पर ही कंफ्यूज कर दिया, यहीं पर वो बता दिया था, कंफर्म कर दिया था आप लोगों से कि भाई मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट कन्वेंशन जो एक्ट 1980 वाला है, जो भारत के संसद की एक अधिनियम है जो वनों के संरक्षण से जुड़ी मामलों को सहायता या सहायक या प्रासंगिक मामलों के लिए प्रदान करता है, तो ऐसे में ये कंडीशन आपका सही जवाब हो जाता वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 का दिया हुआ है, यही आपका करेक्ट जवाब है। और अगर हम बात करें पर्यावरण कब आया, फिर लास्ट में क्या बन जा रहा था वहाँ पे, लास्ट में क्या, सबसे लास्ट में क्या था, 86 वाला, याद आया, 86 86 हाँ 86 आपका हो जाता था, आपका पर्यावरण का हो जाता था। अब आप लोगों से बात करूंगा मैं, आप लोगों से पशुओं के प्रति अगर क्रूरता की बात हो रही है, पशुओं के प्रति जो है क्रूरता निवारण अधिनियम की बात अगर हो रही है, तो ऐसे में आप लोगों को लगा देना है 1960। कब लगा देना है? 1960 लगा देना है, 1960 लगा देना है। यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं द इंडियन फॉरेस्ट को लेकर, तो द इंडियन फॉरेस्ट में अगर हम बात करें तो आपको तुरंत आपको सोच लेना है वन अधिनियम के लेकर 1927। वो पीडीएफ देखना, ये सारे उस पीडीएफ में मेंशन किया है, मुझे पता है, आज भी मुझे याद है ये सारी चीज़ें, है ना। तो आप लोग को भी ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, वैसे आप लोगों को देख लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब यहाँ से आप समझ लीजिए, है ना, समझ में आ गया सारे ऑप्शन। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं हम सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या बोलता है, कहता है कि डैश चिकित्सा अंतः संघर्ष सिद्धांत पर आधारित है। तो आप जरा मुझे बताएं किस पर आधारित होगा डैश। देखो अगर आप मैच करिए, मनोगत्यात्मक, मनोगत्यात्मक यहाँ पे ऑप्शन नंबर इनका बी आया है, साइको डायनामिक के लेकर, सोशल डायनामिक। सामाजिक हो सकता है सर जी, सामाजिक कॉग्निटिव की बात कर रहे हैं, सामाजिक भी हो सकता है। अच्छा मनोसामाजिक, मनोगत्यात्मक आएगा प्रायड का सर। देखिए यहाँ पे मैं आपको आप सभी लोग बता दूं, जो मनोगत्यात्मक है ना, जो अगर मैं बात करूं साइको जो है डायनेमिक की बात कर रहा है, जहाँ पे मनोगतिशील की बात कर रहा होता है, तो ऐसे कंडीशन पर हम सभी लोगों को ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बेसिकली मानव व्यवहार में भावनाओं को एक प्रकार से और उसके अनुभवों को अनुभव कराने की बात करता है, या वहाँ पे उनके दृष्टिकोणों को जानने की बात करता है। तो जो मनोवैज्ञानिक लोग थे, उन लोगों ने भावनाओं को और अनुभवों को, संघर्ष को समझने के लिए ये जो सिद्धांत दिया था वो मनोगत्यात्मक टाइप का था। ठीक है,
तो मनोगत्यात्मक, तो अच्छा यहाँ पे किसी पर्टिकुलर अगर हम बात करें एक व्यक्ति के बारे में कि डेवलप किस व्यक्ति ने किया है, तो ये तो नहीं आता है कि डेवलप किस व्यक्ति ने किया, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने किया है इस पे। लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व की संरचनाओं के बीच में जो संघर्ष या अंतः संघर्ष की बात होती है, जहाँ भावनाएं के बारे में बात होती है, वो आपका मनोगत्यात्मक होता है। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक विद्वान का नाम नहीं आता है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, इसीलिए ये चिकित्सा दी गई थी। तो मनोगत्यात्मक एक प्रकार की क्या है, थेरेपी है, ठीक है, क्या है, एक प्रकार की थेरेपी है। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई। और ये जो थेरेपी की बात अगर मैं आपसे कर रहा हूं, और ये थेरेपी कहता है कि अंतः संघर्ष का सिद्धांत यहाँ पे उनकी भावनाओं वगैरह को समझने के संबंधित में है, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक प्रश्न यहाँ पर लीजिए, कह रहा है 7 नंबर का कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है बाल श्रम, अब देखिए एक तो 24 है, एक तो 23 है। अब या तो आपका 23 होगा या तो फिर आपका 24 होगा, दो में से कोई एक ही होने वाला है ना। तो आप जरा आप जरा मुझे बताएं। 24 होगा। अगर दोनों आ जाते हैं तो फिर वो स्टार मार्क में जाएगा। तो जी सर 24 तो हमारा कारखानों में काम करने के लिए था ना, वो उसके लिए था। 23 बिल्कुल 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 सही जवाब। इनका प्रियंका जी का कहने का जवाब आ रहा है, एक बार मेरी बात सभी लोग सुन लीजिए। इनका प्रियंका जी का कहना है, बाकी आप लोगों का भी ये कहना होना चाहिए कि कारखानों आदि बालकों के नियोजन के प्रतिषेध के बारे में बात करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाना और खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, ऐसी बात करता है। ये बात 110% सही है। वही प्रश्न जो मैं बोला हूं अभी वही प्रश्न बोल रहा है कि बाल श्रम किसी भी रूप में निषिद्ध के बारे में बात करता है, वो अनुच्छेद नंबर 24 ही है प्रियंका जी। यही बात आप लोगों से कह रहा है यहाँ पे। अनुच्छेद नंबर अगर हम बात करें 23 वाला, तो 23 आपसे कहता है कि मानव, अगर हम बात करें मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध के बारे में बात करता है। ये 23 कह रहा था आपसे, ठीक है, ये आपसे 23 बोल रहा था, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। आप लोग जरा मुझे बताएं, अगर आर्टिकल नंबर 22 आ गया एग्जाम में, तो फिर आप लोग क्या कहने वाले हैं? क्वेश्चन ऑप्शन का अगर एक ही बात करें, कर सकते हैं जी, मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, वो वाला है ना। हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर, हालांकि इसमें कई ऐसे पॉइंट्स और विचारों के बारे में चर्चा किया गया है 22 के आर्टिकल्स के बारे में, है ना। जैसे नागरिकों के प्राप्त कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है, और उसमें जो है बंदी बनाए गए व्यक्ति को उसके बंदी बनाए जाने के कारणों को जानने का अधिकार है, इस तरीके की बात होती है उसमें। और वकील से सलाह लेने से अपने बचाव के बारे में प्रतिबंध करने का अधिकार है। अभी आप लोगों ने कल वाली क्लास, शायद आप कल नहीं, उससे कल के पहले वाली क्लास में मैंने ये आप लोगों को करवाया था 22 वाला आर्टिकल्स, है ना। तो वहां पर ये चीजें आती है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 के जो है व्यक्ति के बारे में आता है। 20 एक और ऑप्शन बच रहा है आपका, 20 क्या लिखा हुआ, 25 लिखा हुआ है ना शायद। हाँ, आप जरा मुझे बताएं। ये तो प्रचार प्रसार ये आपने 25 से 28 तक आपने PMT के नाम से ये कराया था आपने ना। प्रचार प्रसार वाला तो 25 में, 26 में मैनेजमेंट, 27 में T से टैक्स वाला था, टैक्स फ्री। तो आप अधिकार से रिलेटेड है, धर्म की स्वतंत्रता। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें धर्म का, इन्होंने कहा कि अंतःकरण और धर्म का जो है धर्म का अबाध रूप से मानने वाला या आचरण या प्रचार का एक स्वतंत्रता देने में बात करता है, लोक व्यवस्था सदाचार के बारे में बात करता है। तो आप कहते हैं कि भैया ये अनुच्छेद नंबर 25 है। तो ये प्रश्न बहुत सरल था, आपने यहाँ पे जो सही जवाब लगाया है ऑप्शन नंबर 7 का 3rd वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम सभी लोग। ये पेपर आज हम लोग समाप्त करेंगे। व्यावसायिक समाज कार्य का ऐतिहासिक पूर्वाधारणों का जेम्स एडम्स। अच्छा, मैं आपकी एक बात बता दूं, सोशल वर्क में ये मैंने एक अभी PDF देखो दिया नहीं, अभी आप लोग मुझे एक बार ना इंडिविजुअल मैसेज करना, ठीक है। मैंने बना रखा है कुछ थ्योरी वगैरह के बारे में, कुछ सिद्धांत वगैरह के बारे में, ठीक है। तो वो ताकि आप लोग आसानी से उसके बारे में पढ़ सके और समझ सके, ठीक है। तो आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, बताइए जरा, जेम्स एडम्स का नाम सबसे ज्यादा किससे जुड़ा हुआ है? सेटलमेंट मूवमेंट। हाँ, सेटलमेंट मूवमेंट में। सेटलमेंट मोमेंट में। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहे हैं कि सेटलमेंट मोमेंट में इसका नाम जो है जुड़ा हुआ है। बात सही है आप लोगों का। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं जरा, सेटलमेंट मोमेंट लाया कब गया था? अभी आपने देखा है लास्ट वाले
अभी आप लोग एक लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि भाई सेटलमेंट मोमेंट के बारे में अगर कोई बात हो रही थी तो वहाँ पे व्यवस्थापन गिरी को लेकर 1984 मैंने लगाया था। हाँ, वो बात हुई थी वहाँ पर ये चीज़ें, लेकिन उससे पहले जब ये एक समझौता के रूप में, एक आंदोलन के रूप में आया था तो वो 1980 का दशक था, वो 1980 का दशक था। तो हमें ये ध्यान रखना होगा थोड़ा सा कि 1980 के दशक में आया, और ये बेसिकली एक संस्था, एक व्यवस्थापन गृह के रूप में जब जाना गया, तो जो अभी आपने बताया एक वर्ष कि 1889 वाला, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा 1889 वाला। ठीक है, एक संस्था एक वगैरह जो है हल व्यवस्थापन के रूप में जाना गया इसी को। अच्छा, आगे आगे अगर हम बात करते हैं, एक ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी बोल रहा है। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी आप भली भांति तरीके से पता होगा, ये दो टाइप के, एक तो यूके की है और एक आपका यूएसए की है। यूके में अगर हम बात करेंगे तो वो आता है आपका 1869 का स्थापना किया गया था, और गेसेलमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? गेसेलमेंट। ऑक्टेविया हिल्स है ना सर? हाँ, एक्टिविया हिल भी है, एक्टिविया हिल भी है और गेसेल्टमेंट भी है। सर आपने ये भी लिखा था सर, आपने ये भी लिखा था सर रॉबर्ट हेम्फेरी, और ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, ये 1877 का है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दिमाग आपका काम कर रहा है इसमें, बहुत बढ़िया। हाँ बताएं। हाँ, ये आपका यूएसए का है। 1877 में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी जो है यूएसए में स्थापना किया गया था, ये भी आपने सही बताया है मुझे, और ये था यूएसए का, गुटरीन का नाम। ठीक है, 1877 का। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बफेलो की है जो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं वहां पे आपका नाम याद रखना पड़ा, बफेलो की, और ये है आपका। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कंट्री काउंसिल। अच्छा, ये आपने शायद पहली बार सुन रहे होंगे कंट्री काउंसिलिंग के बारे में, है ना? तो आप में से किसी को पता है ये कंट्री काउंटिंग? बताएं। नो सर। ये बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, देखिए, ये एक प्रकार से ना एक परिषद है, एक परिषद है, और ये बेसिकली अगर हम बात करें प्रशासनिक निकाय के रूप में जाना गया है। ये किसके रूप में जाना गया है? प्रशासनिक उपाय के रूप में जाना गया है। इसे कंट्री काउंसलिंग नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है। काउंसलिंग जो होता है, द कंट्री काउंसलिंग नेटवर्क के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये भी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये यूके का है। ये कहाँ का है? यूके का है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग इसे भी। और ये जब आया था तो आपको बता देता हूं मैं, आप लोगों को याद रख लीजिएगा, ये 1888 में आया था, 1888 में आया था। ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी था बुजुर्गों के संबंध में था ये परिषद। ठीक है, ये चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो, यहाँ पे व्यावसायिक समाजकार का ऐतिहासिक पूर्व उदाहरणों में जेम्स एडम का संबंध इससे होगा। अगर गेसेल्टमेंट एक्टिविया हिल की बात होगी तो इससे होगा। और गुटरीन का नाम अभी इन्होंने बताया है, तो अगर कोई संबंध होगा तो ये इससे होगा, यूएसए से होगा। ठीक है, अच्छा, द पुअर लॉज के बारे में बता दें क्या आप लोग? जरा मुझे बताएं, द पुअर लॉज क्या अधिनियम जो है, पहले अधिनियम बताएं मुझे, कब लाया गया था द पुअर लॉ? 1601। तो ये बाद में आया था निर्धनों के लिए, एलिजाबेथन है ना? तो ऐसे 1369 सर। 1369 नहीं, और भी कोई व्यक्ति? 59। ना 1834 1834 आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। द नेशनल एक प्रकार का ये था पुअर लॉ करके, जहाँ पे नए गरीब कानून के लिए सुनिश्चित किया गया था। गरीबों को वर्क हाउस में रखने की बात की गई थी। कपड़े पहनने के खिलाफ भी कुछ आवाज़ उठाई गई थी। वर्क हाउस में प्रवेश करने के लिए बच्चों को स्कूली शिक्षा देने की बात की गई थी। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों को समझना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले था क्वेश्चन नंबर, अगर हम 9 के बारे में बात करें तो यहाँ पे कह रहा है प्रश्न आप लोगों से कि समाज कार्य शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कार्य जो है कार्यक्रम, देखो पहलू नहीं करेगा, देखो करके सीखना ये करेगा कि नहीं करेगा, लर्निंग बाय डूइंग, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। तो फिर ऐसे में आप जरा मुझे बताएं, इस क्वेश्चन नंबर 9 का फिर कौन सा सही जवाब है? अगर ये तो कट गया, अब इसको नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता ना, इसमें भी एक आ गया है ना। या तो अब आपका थर्ड होगा या तो आपका फोर्थ होगा। तो थर्ड तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है, देखिए कि अन्वेषण कार्यक्रम इनमें है, तो ये भी हो सकता है। अब चौथे की बात कर ले कि समस्याओं को हल जो है, समस्याओं का हल देना। तो समस्याओं का हल देना बेसिकली क्या होता है? ये क्षेत्र कार्य कार्यक्रम में बेसिकली समाज कार्य शिक्षा के दौरान, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग,
क्षेत्रकारी कार्यक्रम का पहलू नहीं है तो पहलू समस्याओं को हल करना थोड़ी होता है। अभी इनका कहने का मतलब ये है कि फील्ड वर्क कार्यक्रम कर रहे हैं ये, और इनका फील्ड वर्क कार्यक्रम होता है तो फील्ड वर्क कार्यक्रम ऐसा होता है प्रोग्राम को लेकर कि उनको जागरूकता को लेकर होता है। ठीक है, अच्छा आप लोग को मैं बता दूं एक बात, ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग। यहाँ पर जो हैंडिंग आउट सोल्यूशन के बारे में बात हो रहा है, जहाँ पे समस्याओं को हल करने की बात होती है, वो दौरे करते रहते हैं, वो बेसिकली अनुभव लेते रहते हैं। तो ये समस्याओं को हल देना एक प्रकार का नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये एजुकेशन, सोशल वर्क एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। उस दौरान में आप क्या करेंगे, आप समस्याओं का हल करने के लिए थोड़ी ना गए हैं, आप तो सीखने गए हैं, वॉलंटियर के रूप में गए हैं, आपने गए हैं समस्याओं को खोजने गए हैं, आप हल करने नहीं गए हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी आपका, ये भी जिक्र नहीं किया गया है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बच्चे यहाँ पे लगाए होंगे इस प्रश्न का जवाब थर्ड वाला, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। सोचते होंगे समस्याओं का हल देना होता है क्षेत्र कार्य का, नहीं होता है भाई। यहाँ पे प्रश्न ही कह रहा था समाज कार्य शिक्षा को लेकर। अब व्यवसाय समाज कार्य होता ना, व्यवसाय समाज कार्य होता तो यहाँ पे समस्याओं का हल होता, फिर समस्याओं का हल होता। ठीक है, यहाँ पे पूछा नहीं, अन्वेषण होता, अन्वेषण कार्यक्रम खोज करने के लिए तो जा ही रहे हैं वो तो मैं आपसे बोल ही रहा हूँ ना। बेसिकली अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए, आप यहाँ पे कह रहे हैं ये रिसर्चर का पार्ट हो जाएगा। खोज करने का पॉइंट ये हुआ, बेसिकली मैं एक लॉजिक चीज़ें बता रहा था कि खोज करने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि वो अनुभव लेने जा रहे हैं, वो सीखने जा रहे हैं कुछ, इस तरीके के कार्यक्रम के खोज के लिए बात करते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर खोज करके कार्यक्रम बनाते हैं अन्वेषण करके ना, तो ये रिसर्चर का पार्ट हो जाएगा, अनुसंधान का पार्ट हो जाएगा, अनुसंधान का पार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपका ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा कि अन्वेषण कार्यक्रम का, तो ठीक है ये भी नहीं होगा, रिसर्चर का भी। ठीक है ना, ये रिसर्च का पार्ट होता है। ठीक है, चले आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा समाज कार्य एवं व्यवहार मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के चिकित्सकीय हस्तक्षेप के घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आप कह रहे हैं जुड़ा नहीं है ना सर, जुड़ा हुआ नहीं है सर, जुड़ा नहीं है। हाँ अच्छा, हस्तक्षेप से घनिष्ठ संबंध से रूप में जुड़ा नहीं है। हाँ ठीक है, परिवेशगत प्रभाव, हाँ जुड़ा नहीं है। परिवेशगत प्रभाव सर। अच्छा डी, हाँ ओके। यहाँ पे अगर हम बात करें आप लोगों से, तो आप लोग ने अच्छे तरीके से फ्री, अगर हम बात करें मुक्त साहचर्य दिया किसने है, कोई बताना चाहेगा मुझे? फ्रायड का है सर। सिगमंड फ्रायड का है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यहाँ पे सही जवाब। अगर मैं आपसे बात करूँ, ये परिवेशगत जो प्रभाव की बात करते हैं आप लोग, ये पर्यावरणीय प्रभाव की बात कर रहा है। और पर्यावरणीय प्रभाव के अंतर्गत अगर हम बात करें तो किसी एक प्रस्तावित परियोजना को संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन के आधार पर हम उसकी प्रक्रिया के माध्यम से हम क्या करते हैं, उपचार वगैरह के बारे में बात करते हैं, प्रभावों के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे अनुमान लगाने की बात। ये तो इन्वायरमेंटल से संबंधित है, लेकिन मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड कहता है कि हम संक्रमण अप्रति संक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसलिए अब मैं आप लोगों से बात करूंगा कि यहाँ पे जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यही नहीं मैच कर रहा है, बाकी आप लोगों का मैच कर रहा है। जहाँ आप काउंटर, अगर आप देखें काउंटर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, तो काउंटर ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक प्रकार से, अगर हम बात करें प्रति संक्रमण को लेकर, और ये एक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है काउंटर ट्रांसफर। इसी को बोलते हैं प्रति संक्रमण बोलते हैं, इसी को प्रति संक्रमण बोलते हैं। तो जब चिकित्सक ग्राहक यानी क्लाइंट पर अपने स्वयं की एक प्रकार से संघर्षों के रूप में उसकी समस्याओं का पता लगाना और उसका पता लगाकर उसके समस्याओं को दूर करना, ये काउंटर ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है। इसलिए हम कहेंगे कि ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो काउंटर ट्रांसफर भी आता है, ट्रांसफर भी आता है आपका। ठीक है, ये आपका दोनों आते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब आ रहा था। पर्यावरण प्रभाव जो होता है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ट्रांसफर इसको बोला जाता है इंग्लिश में, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है काउंटर ट्रांसफर, और इसको बोला जाता है फ्री एसोसिएशन जो सिगमंड फ्रायड का ही है, इसके अंतर्गत आता है। चिकित्सकीय हस्तक्षेप के घनिष्ठ के रूप में अगर हम बात करें, प्रभावी प्रभाव के रूप में यहाँ पे जो देख रहे हैं पर्यावरणीय में, ये नहीं आपका आता है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं संवृत्ति क्षेत्र के बारे में, जिसको आप बोलते हैं नृजातीय विज्ञान, है ना, नृवंशीय विज्ञान के बारे में भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा।
तो जरा मुझे बताएं इसका कार्ल रोजर्स का है। किससे संबंधित होंगे ये, जहाँ पे कार्ल रोजर्स फेनो कार्ल रोजर्स का है। फेनो फेनो फेनोमेनल फील्ड की बात हो रही है, फेनोमेनल फील्ड की बात होती है। कभी कभी इसकी ना एकदम इंग्लिश ही लिख देता है, इसको इंग्लिश ही लिख देता है फेनोमेनल करके, है ना, ऐसे ही लिख देता है। अब पूछता है हाँ कि सर, क्वेश्चन भी था एक सर। हाँ, ये क्वेश्चंस में एक बार आप लोगों को देखा होगा, आप सभी लोगों ने, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आप जरा मुझे बताएं ये किससे संबंधित हैं। तो आप लोगों का जो जवाब आने वाला है वो आप सभी बच्चे, सभी लोग का जवाब आएगा कार्ल रोजर्स का नाम। कार्ल रोजर्स महोदय जो है बहुत ही फेमस पर्सन है। इन्होंने ही, अगर मैं बात करूं आपसे, जो समवृत्तिक अवधारणा है इन्हीं के द्वारा ये दी गई है, इन्हीं के द्वारा ये दी गई है। और अगर आपसे पूछा जाए इसका सिद्धांत एक आया था, वो सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था व्यक्तित्व के में, तो डोनाल्ड का नाम आता है। फेनोमेनल फील्ड का सिद्धांत अगर बात पूछता है तो डोनाल्ड स्विंग का नाम आता है, डोनाल्ड स्विंग का नाम आता है। आप लोग इसका नाम ध्यान रखेंगे। व्यक्तित्व में अगर हम बात करें कार्ल यूंग का नाम आता है, जैसे आपने नाम पढ़ा होगा, पर्सनालिटी का परसोना बोला जाता है, और परसोना का अर्थ होता है मुखौटा। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा। अल्पोर्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अल्पोर्ट भी बेसिकली व्यक्तित्व में ही आते हैं शील गुणों को लेकर, ठीक है। और कर्ट लेविन के बारे में बात करें या कुर्ट लेविन के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए फील्ड थ्योरी किसने दिया है। केवल फील्ड थ्योरी की बात कर रहा हूँ तो आपका नाम आता है कर्ट लेविन का नाम, है ना। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो था इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम लोग। डैश में यह निहित है कि कुछ आवेगों को अवांछित आवेगों या आवेग के स्थान पर उनका विरोधी आवेग लाकर अमितगा, ठीक है, अमिज्ञता क्षेत्र से बाहर रखा जाता है। तो ऐसी कंडीशन पर इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, मैं आप लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। प्रतिगमन। प्रतिगमन कह रहे हैं कि प्रतिगमन होगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, और भी लोगों का मैं जवाब जान लूं। क्या होता है जी, अमित ज्ञा जो लिखा है वो देखो, होता क्या है? अच्छा, यहाँ आप इस शब्द से कंफ्यूज हो गए। मैं आप इसी प्रश्न को देखो इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि अवांछित आवेग, ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। अवांछित आवेग को उसके विपरीत से बदलकर कुछ आवेगों को जागरूकता के बाहर रखना चाहिए, जागरूकता के बाहर रखना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया। तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया का निर्माण होगा, और यहाँ पे प्रतिक्रिया का ही निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जवाब जो होगा यही आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 4 वाला। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा प्रतिगमन किसको कहते हैं, प्रतिगमन किसको बोले जाता है। सॉरी, प्रतिगमन, हाँ प्रतिगमन है। प्रतिगमन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, प्रतिगमन। चले बताएं जरा इसका मतलब। बताएं इसका मतलब क्या हो सकता है। सिगमंड फ्रायड की थ्योरी से सारे के सारे, है ना, पीछे की ओर लौटना ना, मतलब जैसे बड़ा पीछे को, व्यक्ति है वो अपने पुराने दिनों को याद करता है, बचपन हाँ, को याद करता है। हाँ, बच्चे के हाँ, प्रतिगमन को आप इस तरीके से परिभाषित, हाँ, परिभाषित कर सकते हैं। प्रतिगमन की क्रियाविधि जो होती है, पीछे की तरफ जाना, वापस लौटना। 5 साल का बच्चा था, 2 साल के बच्चे का बिहेवियर देखकर वापस उसी वाली प्रतिक्रिया करने लगा। वेरी गुड। ऐसे ही आप लोगों को, मैं आप लोगों से जो पूछता हूँ आप लोग बताया भी करें थोड़ा बहुत, है ना। तो यहाँ पर सही जवाब जो हो जाएगा कि अवांछित आवेग के स्थान पर किसी विरोधी आवेग को लाकर अमिज्ञता के रूप क्षेत्र से बाहर रखा जाता है, उसे प्रतिक्रिया का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को घाटा और कमी के रूप में देखता है और उसको यदि वह पूरा करने में कोशिश करता है तो वह निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति का इस्तेमाल कर रहा होता है। क्षतिपूर्ति का। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13, आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है क्षतिपूर्ति। वेरी गुड। यहाँ पर मैं आप सभी से एक प्रश्न, एक चीज़ के बारे में जिक्र भी करना चाहूँगा आप सभी लोगों से, और आप सभी लोग भलीभांति तरीके से जानते भी होंगे
जो यहाँ पे क्षतिपूर्ति लिखा हुआ है, क्षतिपूर्ति बेसिकली रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है, किसी व्यक्ति की कमी के रूप में, और आप देख रहे हैं और फिर उसके बाद आपने क्या किया, वहाँ पे उसकी पूर्ति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी आपने मैच करने वाले क्वेश्चंस में आप लोगों ने देखा था, मैच करने वाले प्रश्नों में आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था इसको, यही प्रश्न था एग्जैक्ट पिछले वर्ष का जो भी आपने देखा था, पिछले वर्ष का। हाँ, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है वैराग्य करके, वैराग्य आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वैराग्य एक प्रकार से किसी आत्म अनुशासन और आत्म तौर पर धार्मिक कारणों के सभी प्रकार के बारे में से बचने की बात करता है वैराग्य, ठीक है। तो धार्मिक कारणों से सभी प्रकार के भोग से बचने की बात अगर करता है, तो गंभीर आत्म अनुशासन की बात करता है, तो वो होता है वैराग्य। वो क्या होता है, वैराग्य होता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनकार के मतलब सभी लोग जानते होंगे, डिनाई करना, यही होता है ना, डिनाइल, जिसे खंडन, प्रतिवाद, किसी के अधिकार को नकारना या अस्वीकार करना, डिनाई करना, ये नहीं हो सकता। अच्छा, एक प्रश्न, एक ऑप्शन और बच रहा है आप लोगों के सामने, प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन किसको कहते हैं, प्रक्षेपण किसको बोलते हैं जी, टकराव, ओके। प्रक्षेपण एक प्रकार से अगर हम बात करें जो होता है कि व्यक्तिपरक दुनिया को समझने के लिए होता है, व्यक्तिगत अनुभवों को प्रक्षेपण करना सहानुभूति के आधार पे होता है। तो प्रक्षेपण जो होता है वो सहानुभूति के आधार पे होता है, ठीक है, प्रक्षेपण। और ऐसे पे व्यक्तिगत अनुभव का प्रक्षेपण होता है। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है व्यक्तिगत अनुभव का प्रक्षेपण किसको कहते हैं, व्यक्तिगत अनुभव के रूप में, तो इसी के द्वारा सहानुभूति का आधार बनता है, तो प्रक्षेपण होता है वो क्या होता है, प्रक्षेपण होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं डैश, एक ऐसा देखो, एक ऐसा विक्षोभ, ठीक है, एक ऐसा विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 नंबर का है और अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि जो व्यक्ति और परिवेश के बीच घटित होता है, ठीक है, जो घटित होता है और इसमें असमानता को नकारा जाता है और समानता पर ऐसा बल होता है जिसके पीछे यथार्थ का आधार नहीं होता है। प्रश्न में बता दूं क्या कह रहा था कि एक गड़बड़ी, क्या बोल रहा है, कह रहा है एक गड़बड़ी जो किसी व्यक्ति के पर्यावरण के बीच हो रहा है और उसके मतभेदों से इनकार कर रहा है और समानता पर अवास्तविकता को ध्यान दे रहा है, तो ऐसे चीज़ों पर हम इसको क्या बोलेंगे, इसको ऐसे कंडीशन पर हम क्या बोलेंगे बताइए। संप्रभाव, हाँ, संप्रभाव का एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं हम सभी लोग, तो इसकी अगर हम मीनिंग निकालते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है, एक प्रकार से संगम का मीनिंग अगर निकालते हैं तो इसका मीनिंग निकलता है संगम से। और बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका कहने का तात्पर्य यही था, कोलैबोरेशन करने की बात कर रहा था एक प्रकार से, है ना। तो ये यूज़ करने की बात यहाँ पर अगर हम बात करें कि व्यक्ति परिवेश के बीच घटित होता है और फिर आप लोगों से यह बोलना चाहता है कि असमानता को नकारा जाता है, समानता पर ऐसा बल दिया जाता है कि उसके पीछे यथार्थ का आधार ही नहीं होता है, तो वह एक प्रकार से आपका कहलाता है संगम, या एक प्रकार से संप्रभाव कहलाता है आपका, उसी को बोला जाता है, संप्रभाव को ही संगम भी बोला जाता है। तो बात यहाँ पे सही थी आप लोगों की, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी का, देखिए जरा, बाकी सारे ऑप्शनों के आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप तोड़ेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन अगर आप प्रतिवेष्टन के बारे में अगर बात करें, जिसको आप बोलते हैं रेट्रोफ्लेक्शन कहते हैं प्रतिवेष्टन को, ठीक है, प्रतिवेष्टन को, और इसका मतलब होता है भावना, विचार और व्यवहार को रोक लगाने पे बात करता है, इसका मतलब बनता है, ठीक है, इसका मीनिंग बनता है ये, ठीक है, याद रखेंगे। और जी, प्रतिवेष्टन मतलब बताना दोबारा से। प्रतिवेष्टन का मतलब होता है रेट्रोफ्लेक्शन, और रेट्रोफ्लेक्शन या प्रतिवेष्टन का मतलब होता है भावनाओं, विचारों और व्यवहारों की रोक और व्यक्ति को वापस उसके पुनर्निर्देशन के रूप में परिभाषित कर देना प्रतिवेष्टन होता है, प्रतिवेष्टन होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं आपसे, और आप लोग बताएं इसका भी जवाब। डैश एक संपर्कगत विक्षोभ है, प्रश्न रिपीट हुआ है क्या, ये
एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बताता है जिसमें व्यक्ति अपने साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसा वे दूसरों के साथ करना चाहेगा, दूसरे के द्वारा अपने साथ करना चाहेगा। देखिए ये प्रश्न अलग है, ऑप्शन वही है ना, ऑप्शन वही है ना। अंतःक्षेपण। यहाँ पे नहीं सर, अभी तो बताया आपने प्रतिवेष्टन। हाँ कि व्यक्ति एक, जहाँ पे अभी मैं बता रहा था आपसे, हाँ वही है कि जिसमें व्यक्ति अपने साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहेंगे, उस तरीके की प्रतिक्रिया ये जाहिर करते हैं। क्योंकि मैं अभी आप लोगों से कह रहा था कि भावना, विचार और व्यवहारों को रोककर व्यक्ति पर वापस उसके पुनः निर्देशन के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं जो है रेट्रोफ्लेक्शन, और यही है प्रतिवेष्टन। इसी को हम लोग बोलते हैं जिसमें व्यक्ति अपने साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसा कि वे दूसरों के साथ करना चाह रहा है, दूसरों के द्वारा अपने साथ करना चाहेगा। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ठीक है, यही है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग अफीम से निकली है या निकाली जाती है ड्रग अफीम से, तो आप लोगों को बताना है। हाँ, कौन सा निकाला जाता है? सर हीरोइन और मॉर्फिन सर, हीरोइन और सर एक और दो दोनों होगी, हीरोइन और मॉर्फिन। हाँ वेरी गुड, सही कह रहे हैं आप कि हीरोइन भी होगा और मॉर्फी होगा। तो ये ड्रग अफीम से निकाली हुई है। तो मॉर्फिन आप सभी को पता होगा, आप अच्छे तरीके से इसके बारे में जानते भी होंगे कि मॉर्फिन अफीम एक प्रकार का है, और ये बेसिकली जो प्राकृतिक रूप से एक गहरे भूरे राय के रूप में पाई जाती है। तो अफीम के पौधे से ये बेसिकली निकाले जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भी इसी। अच्छा, मेथाडोन क्या होता है? कोई जानता है मेथाडोन क्या होता है? मेथाडोन कोई व्यक्ति बताए जरा मुझे, क्या होता है मेथाडोन? मेथाडोन गांजे से रिलेटेड है क्या सर? एक प्रकार की ये भी, या सबसे अधिक हीरोइन की लत का इलाज का उपयोग है ना, इलाज का उपयोग है मेथाडोन। मेथाडोन इलाज का एक उपयोग है। और अगर हम बात करें निकोटीन, तो निकोटीन तो आपको, हाँ आप सबको पता होगा। वेरी गुड, यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि ये निकोटीन जो है बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? एक प्रकार से तंबाकू को। ठीक है, तो हालांकि निकोटीन पौधे का भी होता है ना, ये भी स्वाभाविक रूप से उत्पादित एक प्रकार से अल्कोहल के रूप में ही आता है, उत्तेजक के रूप में ही इसको भी जाना जाता है। धूम्रपान इत्यादि चीज़ों के बारे में भी हम इसको जानते हैं कि निकोटीन से संबंधित है। लेकिन ड्रग अफीम से निकालती है, जो निकलती है वो मॉर्फिन और हीरोइन निकलती है। आप लोग याद रखिएगा, ये भी प्रश्न हो सकता है इस बार आप लोगों से पूछा जा सके, क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहा है इस टाइम, है ना, ये ड्रग वगैरह, माफिया वगैरह, है ना, काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। देखो यहाँ पे कोलमैन लिखा हुआ है, ये केलमैन नहीं है, उसका नाम है कोलमैन, है ना, उसका नाम है कोलमैन। आप लोगों को मैं पढ़ा भी चुका हूँ, बताया भी हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का आपसे इसका जवाब चाहिए मुझे। बताइए जरा कि कौन सी प्रक्रिया जो है अल्प अवधिक परिवर्तन के लिए होता है कोलमैन की, है ना, कौन सा? अभ्यांतरीकरण सी। हाँ, यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी होगा, अभ्यांतरीकरण को लेकर। सबसे कम में अगर हम बात करें यहाँ पे हर्बर्ट कोलमैन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ सही जवाब जो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, हाँ ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें ये बात की गई है कोलमैन के अकॉर्डिंग कि ये अल्प अवधिक परिवर्तन के लिए होता है, अल्प अवधि परिवर्तन के लिए होता है। ठीक है, इसे आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे। ये बेसिकली कोलमैन ने 3 प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंजेस के लेकर बात किया था, अल्पकालिक परिवर्तन को लेकर बात किया था कोलमैन ने प्रक्रियाओं के दृष्टिकोण में। तो यह एक प्रकार से जो आप देख रहे हैं संप्रवाह के रूप में, तो ये संप्रवाह जो होता है ये अल्पावधि के लिए होता है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि समाज कार्य व्यवहार जो है सिद्धांत और मॉडल में से किसमें आवास और कर्म स्थल यानी नशे की अवधारणाओं का सेवार्थी के व्यवहार पर पड़ने वाला प्रभाव को समझने में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब आप लोग बताएं मुझे कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। ए है क्या सर इसका? गेस्टाल्ट मॉडल, सिद्धांत। ओके। यहाँ अगर हम बात करें आप लोगों से, आप लोगों ने नाम सुना होगा इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में।
और जब भी कभी आप इकोलॉजिकल अप्रोच पढ़ते हैं या इसके बारे में जैसे ही आप सुनते हैं तो ये बेसिकली सामाजिक कामकाज में सुधार करने के लिए एक उपयोगी उपचार की रणनीति होती है। प्रश्न आपसे कहा है कि समाज कार्य के व्यवहारों को मॉडल और सिद्धांत में से किसमें आवास और कार्यस्थल, देखो कर्मस्थल, यहाँ पे यही प्रश्न है बस, और बाकी सब कुछ तो बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि अवधारणा जो है सेवार्थी के व्यवहार पर पड़ने वाला प्रभाव समझने के लिए विशेष रूप से जो उपयोग किया जाता है वह आपका होता है लाइफ मॉडल। हाँ, आपका जीवन मॉडल आएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। गेस्टाल्ट तो आपका मैक्सी वर्धमान का नाम आता है उसमें, आप लोग उसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लाइफ मॉडल के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी लोग बता दो कि उसको जीवन में बेसिकली जो है इसका जो मीनिंग बनता है कि ताकि वो जीवन में अपने उच्च जो उसके एक प्रकार से जो अमूर्त चीज़ें हैं उसके लिए उसको वो प्राप्त कर सके, उसको समझ सके, वर्तमान और भविष्य में किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में डिज़ाइन को लेकर विकसित कर सके। इस तरीके की प्रतिक्रिया जो है व्यक्तिगत तरीके से या मूल्य या लक्ष्य या गतिविधियां या संसाधन या बाधाएं जो शामिल की गई वो जीवन के मॉडल में शामिल किए गए थे। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन मॉडल से संबंधित है आवास और कर्मस्थल, आवास और कर्मस्थल। तो इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही जवाब। निम्नलिखित में से विभेदक साहचर्य सिद्धांत किसने दिया है? ये प्रश्न है आपके सामने और अच्छा प्रश्न है। सदरलैंड, वेरी गुड। यहाँ पे जो विभेदक के बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ पर डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप सबको कई बार बताया भी हूँ। एडविन एच सदरलैंड का नाम आता है, ये करेक्ट जवाब हो जाएगा। और मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा यहाँ पे जो है डोनाल्ड आर क्रेसी का नाम, ठीक है, डोनाल्ड आर क्रेसी का नाम आप शायद पहली बार ये नाम सुन भी रहे होंगे, है ना। हालांकि मैंने बहुत सारे ऐसे विद्वानों के बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा डोनाल्ड आर क्रेसी के बारे में। इनकी एक पुस्तक थी थीफ्ट करके, यानी राष्ट्र की चोरी की बात किया था इन्होंने। और एक बहुत ज़्यादा फेमस किताब इसकी थी आपराधिक संगठन, इसके प्राथमिक रूप के रूप में इसने दिया था एक किताब, इसकी किताब था आपराधिक संगठन को लेकर। लेकिन आप ध्यान रखिएगा राष्ट्र की चोरी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, राष्ट्र की चोरी इसी से संबंधित था, ठीक है। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ था ये। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 के बारे में, तो आप नाम देख रहे हैं जेरेमी बेंथम का नाम। ये भी विद्वान अच्छा है, फेमस है, ये भी सोशल वर्क में, है ना। एक प्रकार से इंग्लिश फिलोसोफर है ये, और ये जो किसी चीज़ में फेमस है तो एकत्रित कार्य में फेमस है ये, और ये एकत्रित कार्य आता था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एकत्रित कार्यों को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सन है, ठीक है। आप इसका ये ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए आप लोग कि नैतिकता के विधान का सिद्धांत जो दिया है वो जेरेमी बेंथम का ही नाम आता है। किसका नाम आता है? जेरेमी बेंथम का नाम ही आता है। जॉन फिशर का नाम आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा जॉन फिशर किस चीज़ में फेमस है, बताएं। एफ टेस्ट दिया ना इन्होंने, एफ टेस्ट दिया है, ओके। और कोई व्यक्ति बताए? जेड टेस्ट भी इसी ने दिया, जेड टेस्ट दिया। देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं ये बेसिकली वो फिशर नहीं है ना, ये वो फिशर नहीं है, ये जॉन फिशर की बात कर रहे हैं हम लोग इनके बारे में। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें आप लोगों से, ये काउंसलिंग में, परामर्शदाता में या परामर्श की प्रतिक्रिया में फेमस हैं जॉन फिशर, ठीक है, जॉन फिशर। बाकी जो आप नाम याद कर रहे हैं फिशर के बारे में, एफ टेस्ट के बारे में, उनका एफ टेस्ट, टी टेस्ट के बारे में, एनोवा टेस्ट जो है वो भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। हाँ बताएं। वो आर्य फिशर है सर। सर काउंसलिंग में ना रोनाल्ड बार्था फिशर का है भी नाम आता है जी। और सर एक वो काउंसलिंग में फ्रैंकलिन का भी नाम आता है, बार्था का भी। तो इनका मतलब कुछ तो होगा ना डिफरेंस अगर आ गया ऑप्शन में। परामर्शदाता के इन्होंने परामर्श के, अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से जॉन फिशर के बारे में, तो ये परामर्श, ऐसा थोड़ी ये परामर्श शब्द दिया है। बर्था रेनाल्ड आपका मंत्रणा शब्द जो काउंसलिंग शब्द है वो उसने विकसित किया है उसने। ये जो जॉन फिशर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जॉन फिशर के बारे में जो बात मैं कर रहा हूँ, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, परामर्शदाता हैं, ये काउंसलर हैं ये,
अपने काउंसलिंग के बारे में इन्होंने कोटेशंस बताए थे कि भाई काउंसलिंग की कैसे जाती है, लार्ज लेवल पर, बड़े लेवल पर काउंसलिंग की कैसे जाती है। तो हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क में अगर इनकी हम बात करते हैं तो हम अच्छे खासा इनके बारे में पढ़ते हैं परामर्श को लेकर कि परामर्श की कैसे जाती है और परामर्श के दौरान कैसे उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इनका नाम वही है जिसको आप कह रहे हैं जोएल, या एक प्रकार से जॉन एल फीसर का नाम दे रहे हैं हम लोग। मूल्यांकन के अभ्यास में इनका काम आता है परामर्श के दौरान में, ठीक है। और सर फ्रैंकलिन का भी नाम आता है? फ्रैंकलिन अगर आता है नाम तो वो परामर्श में, तो आप फ्रैंकलिन का नाम सिर्फ इतना भी याद रखिए कि डेफिनेशन को लेकर या उनके कोटेशन को लेकर रखिए बस, कि इन्होंने परामर्श में पॉजिटिव सकारात्मकता कब मिलती है, किस तरीके से करनी चाहिए परामर्श, ठीक है। इस तरीके की बात आती है फ्रैंकलिन का नाम अगर आता है तो, ठीक है। सर आरए फिशर ने एफ टेस्ट के साथ जेड टेस्ट भी दिया है क्या? हाँ, आपका अगर हम बात करें तो वो एनोवा टेस्ट में काफ़ी फेमस था, एफ टेस्ट में काफ़ी फेमस था, ठीक है। और जेड टेस्ट को लेकर अगर हम बात करें तो जेड टेस्ट में ऐसा नहीं था कि उसी का नाम एग्जैक्ट आया हुआ था कि वही फेमस रहेगा, लेकिन जी जेड टेस्ट में आप शायद मोइवरे करके नाम बता रहे थे। मोइवरे, जी सर। ओके, देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए। जेड टेस्ट जो होता है ना और एफ टेस्ट जो होता है, वो एफ टेस्ट में आपका नाम उसी का नाम आएगा, फिशर का ही नाम आएगा, और उसी को एनोवा टेस्ट भी कहा गया। जैसे अभी आपने बताया मोइवर करके नाम, तो मोइवर ने जेड टेस्ट को खोजा भी है और जेड टेस्ट को यूज़ भी उसी ने किया था सबसे पहले, लेकिन उसके बाद उनमें जो है कार्ल पियर्सन की भी भूमिका आई थी, स्पीयरमैन की भी भूमिका आई थी, लेकिन कार्ल पियर्सन जितना फेमस है सहसंबंध में और काई स्क्वायर में उतना इसमें नहीं आएगा, जितना स्पीयरमैन फेमस है श्रेणी के साथ संबंध में उतना इसमें नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग को अगर याद रखना है तो जेड टेस्ट में फिशर का नाम याद रखिए, सॉरी जेड टेस्ट में अगर आपको याद रखना है तो मोइवर का नाम याद रखिए, और एफ टेस्ट में अगर आपको नाम रखना है एनोवा का याद रखना है तो आप फिशर का नाम याद रखिए, ठीक है, ठीक है ना, मोइवर ही आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब बताएं। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 20 के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वप्न युक्ति का प्रकार है। स्वप्न युक्ति का प्रकार पूछ रहा है आप लोगों से, आप बताएं जरा स्वप्न युक्ति का प्रकार। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, आप कह रहे हैं प्रतीकीकरण है सर। प्रतीकीकरण सर। ओके, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं आप लोगों से अगर मैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो स्वप्न युक्ति का प्रकार बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, तो आप लोगों का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 की तरफ, प्रतीकीकरण के बारे में। यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। ऑप्शन में आपका यही सही जवाब है कि दुनिया का सबसे बड़े व्यावसायिक के रूप में अगर कोई व्यक्ति जाना भी गया है तो ऐसी कंडीशन पर सिगमंड फ्रायड, और उसने रक्षा युक्तियों के रूप में जो स्वप्न की बात किया है वो प्रतीकीकरण के रूप में बात किया है। इसलिए आप सभी को मैं बताऊंगा कि ऑप्शन नंबर जो बी आप लगा रहे हैं यही आपका सही जवाब होगा, प्रतीकीकरण। प्रतीकीकरण को ही दिखा दीजिए सर। सिंबॉलिक बोला जाता है इसको। इंग्लिश में अगर आप देखें प्रतीकीकरण को तो इसको प्रतीकीकरण को सिंबॉलिक कहा जाता है, और इसका मीनिंग जो बनता है कि प्रतीक का एक ऐसा कार्य जहाँ पे प्रणालियों को विकसित किया जाता है, मानव की कार्य क्षमता को विकसित किया जाता है, ये चीज़ें इसमें बताई गई है प्रतीकीकरण में। एक ऑप्शन आपका अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 के बारे में, ऑप्शन नंबर जो 3 आप देख रहे हैं यहाँ पर वो आपका कह रहा है औचित्य को लेकर, है ना, रेशनलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, और ये एक प्रकार का सुव्यवस्थीकरण होता है। सुव्यवस्थीकरण को ही हम लोग बोल देते हैं औचित्य स्थापन बोल देते हैं, इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, औचित्य स्थापन बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे युक्तिकरण एक प्रकार का है जहाँ पे सत्य एवं धर्मी के रूप में साबित करने का प्रयास किया जाता है, विवादास्पद व्यवहार को सही ठहराने का प्रयास किया जाता है, उसी को बोला जाता है औचित्य स्थापन, ठीक है, उसी को बोला जाता है। और क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में अगर हम बात करें, डैश अतीत क्रियाशील अनुभव का अध्ययन और समीक्षा है। ऑप्शन ए अभिलेखन है, ऑप्शन बी जवाबदेही है, ऑप्शन सी परिवीक्षण है, ऑप्शन 4 आपका कह रहा है यहाँ पे मूल्यांकन है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 21 का। अभिलेखन नहीं यहाँ पे होगा, हाँ, मूल्यांकन। यहाँ पे अगर हम बात करें इवैल्यूएशन के बारे में
तो इवैल्यूएशन आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मूल्यांकन हम कहते हैं, मूल्यांकन। और मूल्यांकन के साधारण शब्दों में अगर हम बात करें, यह एक प्रकार की प्रक्रिया है मूल्यांकन, जो गंभीर रूप से एक कार्यक्रम को जांच करती है, प्रोग्राम की गतिविधियां या विशेषताओं के परिणामों के बारे में जानकारी एकत्र करती है और उसका विश्लेषण करना शामिल होता है। तो इसका उद्देश्य ही होता है कि किसी कार्यक्रम के बारे में निर्णय लेना या प्रभावशीलता में सुधार करने की बात करता है। तो क्रियाशीलता अनुभव का जो अध्ययन होता है बेसिकली मूल्यांकन में होता है। इसलिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला सही जवाब हो जाएगा। सी वाले अगर हम बात करें मॉनिटरिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए जरा परिवीक्षण लिखा हुआ है। परिवीक्षण का मतलब होता है मॉनिटरिंग, और जो मॉनिटरिंग होता है उसका मतलब होता है एक प्रकार से अनुरक्षण करना, यानी निश्चित समय अवधि नियमित रूप से किसी बात की जांच पड़ताल करती है या उसे रिकॉर्ड करती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिवीक्षण बोलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं कि नियमित रूप से किसी बात का जांच पड़ताल करना या उसे रिकॉर्ड करना किसी निश्चित अवधि समय के लिए, वो परिवीक्षण होता है। वो क्या होता है, परिवीक्षण होता है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 के बारे में, जवाबदेही के बारे में, तो अकाउंटेबिलिटी बोला जाता है इसको। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व या जवाबदेही। उत्तरदायित्व बोलो या जवाबदेही बोलो, बात एक ही होता है। और इसका मीनिंग जो बनता है, अगर हम बात करें आप लोगों से, तो इसका एक प्रकार से नैतिकता को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे शासन के संदर्भ में दायित्व के बारे में बात करता है, सार्वजनिक क्षेत्र पर गैर लाभकारी और निजी और व्यक्तिगत संदर्भों में समस्याओं को संबंधित चर्चा करता है, और वह एक प्रकार का उत्तरदायित्व के बारे में रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखें। मतलब यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा, उत्तरदायित्व में नैतिकता शब्द याद रखिएगा, जिसको जवाबदेही बोलते हैं, नैतिकता शब्द याद रखिएगा। अभिलेखन आपको पता ही होगा, रिकॉर्ड है ना, तो रिकॉर्डिंग तो होती ही रहती है, लेकिन क्रियाशील अनुभव का अध्ययन नहीं होता है। यहाँ पे समीक्षा की बात हो रही थी, मूल्यांकन में ही सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं, शोधकर्ता क्षेत्र से जो डेटा इकट्ठा करता है वह डैश कहलाता है क्या, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, ओके, तृतीय स्रोत नहीं सर, प्राथमिक स्रोत। हाँ, प्राथमिक स्रोत आएगा, तृतीयक स्रोत नहीं आएगा। बात को ध्यान से समझ लीजिए आप सभी लोग। जो शोधकर्ता का क्षेत्र होता है, शोधकर्ता आप प्राइमरी लेवल के हैं, ठीक है, क्लाइंट आपका द्वितीयक लेवल पर होता है। जहाँ पे अगर आपका थर्ड पर्सन के रूप में आता है तो वो तृतीयक स्रोत के रूप में आता है, ठीक है। तो आप नागरिक के अगर बारे में बात, जैसे सिविल, अभी आप लोगों ने एक प्रश्न देखा था सिविल करके था, तो सिविल किस में आता है, आपका तृतीयक में आता है। तो तृतीयक सिविल का जो मतलब बताया गया था कि वो थर्ड पर्सन को लेकर बात किया गया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं शोधकर्ता का जो मतलब बताया गया है वह एक प्राथमिक डेटा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो शोधकर्ता की मदद से ही उसकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, एकत्रित किए जाते हैं डेटा को। और क्लाइंट वगैरह जो आते हैं आपकी, वो द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, प्राइमरी में तो परिकल्पना ना आ जाती है। परिकल्पना हाइपोथेसिस है, प्राइमरी नहीं। परिकल्पना में कैसे आप प्राइमरी को रखेंगे, परिकल्पना वो आप गलत तरीके जा रहे हैं, अलग तरीके से जा रहे हैं। यहाँ पे ये बात कह रहा है कि शोधकर्ता का जो क्षेत्र है वो डेटा कलेक्ट करने में कौन सा लेवल पे आएगा, तो सबसे पहले ही लेवल पे आएगा ना, रिसर्चर सबसे पहले ही लेवल पर आएगा। हाँ, सबसे पहले ही लेवल पर वो आता है। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ना थर्ड पर्सन का, तो वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, 1 मिनट, ये आगे चला गया, काफ़ी ज़्यादा पीछे चला गया, आगे आते हैं। चलिए, प्राक क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं प्राक के बारे में, क्वेश्चन नंबर 23, प्राक प्रयोग किस्म के डिज़ाइन का शामिल किया गया है। प्राक आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ मैं, प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं। आप मुझे ज़रा इस प्रश्न का जवाब बताएं, आप सभी लोग, किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है प्राक में। तो देखिए, तीसरा शायद, अगर हम बात करें 3 प्रकार की जो डिज़ाइनों के बारे में जिक्र किया गया है वो कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है आपका, अगर हम बात करें तत्काल केस अध्ययन होता है। और अगर हम बात करें आप लोगों से, तो एक समूह पूर्व परीक्षण उत्तर परीक्षण जो है डिज़ाइन भी इन्वॉल्व होता है।
अर्ध प्रयोगात्मक डिज़ाइन जो होता है वो यूज़ नहीं किया जाता है, और आपका उत्तर यानी पोस्ट जिसको हम बोलते हैं, एक हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक शॉर्ट केस अध्ययन होगा, ठीक है, और एक पहले और बाद का एकल समूह होगा। पहले और बाद का एकल समूह ये हो गया आपका, पहले बाद का एकल समूह की जगह पे यही लिखा हुआ है सौम्य करके, है ना, तो आप इसे पहले लिख सकते हैं, या तो आप सौम्य के बाद कर सकते हैं। ठीक है, समूह डिज़ाइन, ठीक है, तो ये भी बात वही हो जाएगी। और एक आता है आपका स्थिर समूह, तो स्थिर समूह कहीं पर है, स्थिर समूह कहाँ पे है, स्थिर समूह किसको बोलेंगे हम लोग? अच्छा, ये आपको जो पहले बात का था ये सेकंड वाला में है, ये सेकंड ऑप्शन में है। स्थिर समूह जो है ना, ये परीक्षण साम्य वाला डिज़ाइन वाला है, ये स्थिर इसको बोलेंगे हम, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाले को, डी वाले को, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो एक शॉर्ट केस स्टडी और एक द सिंगल ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर, और एक प्रकार से होता है आपका स्टिक ग्रुप आप कंपैरिजन के बारे में। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन जो होगा पहला और दूसरा और चौथा सही है। तो पहला दूसरा चौथा से हिसाब से अगर हम लगाएं तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही बन रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अर्ध, अगर आपको मिल गया है अर्ध एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करके मिला है, और अगर हम अर्ध के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार से अगर हम चर्चा करते हैं तो ये भी एक प्रकार से प्रयोगात्मक ही है, लेकिन यहाँ पे इसका उद्देश्य होता है एक स्वतंत्र और निर्भर चर के बीच में कारण और प्रभाव को स्थापित करता है, कारण और प्रभाव को स्थापित करता है, ये कारण और प्रभाव को स्थापित करता है अर्ध प्रायोगिक में। लेकिन यहाँ पे जवाब हमारा था प्री का मतलब है प्रॉक, ठीक है, प्री, ठीक है, याद रखेंगे, और प्रयोग का मतलब है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। एक निष्क्रिय नेता होता है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 24 के बारे में, एक निष्क्रिय नेता कैसा हो सकता है कि जहाँ पे लेजी, आलसी बोल सकते हैं क्या इसको, आलसी निष्क्रिय मतलब? हाँ बिल्कुल, निष्क्रिय को अगर आप कह रहे हैं एक निष्क्रिय नेता के रूप में आप देख रहे हैं इसे, तो एक कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक नेता के रूप में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए सर? डी सर, डी तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला दिख रहा है यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि एक निष्क्रिय नेता उन लोगों के रूप में परिभाषित करता है जो समस्याओं के उत्पन्न होने पर आवश्यक कार्यवाही करने से बचता है, देरी करता है। प्रबंधन में देखा जाता है कि कर्मचारियों को पुरस्कृत करने और दंडित करने के परहेज करता है, इस तरीके की प्रतिक्रिया करता है। तो ये सभी की सभी प्रतिक्रिया जो है हस्तक्षेप और समर्थन नेता के अंतर्गत आता है। हस्तक्षेप से ही पता चलता था, लेकिन समर्थन नेता से बहुत बच्चे कहते कि भाई सही था। लोकतांत्रिक तो सही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लीडर जो है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं करिश्माई के बारे में, तो करिश्माई का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है? करिश्माई का मतलब आप समझ रहे हैं? प्रोफेट, या एक प्रकार से अगर हम बात करें ये रिप्रेजेंट करता है करिश्माई नेता एक अगर हम बात करें पैगंबर, प्रोफेट जो है पैगंबर का रिप्रेजेंट करेगा, पैगंबर को रिप्रेजेंट करेगा जिन्हें ईश्वर की जनता और ईश्वरीय संदेश देने के लिए धरती पर भेजा गया है, या भविष्यवक्ता के बारे में हम जानते हैं इनको पैगंबर के रूप में। और यहाँ पे जो अगर हम बात कर रहे हैं करिश्माई नेता के बारे में, इसके बारे में ज़रा मुझे बताएं ये क्या हो सकते हैं करिश्माई नेता? निरंकुश नेता, और निरंकुश नेता का मतलब होता है एक प्रकार से सत्तावादी नेतृत्व वाला, तो नेतृत्व शैली वाला होता है जहाँ पे निर्णयों पर व्यक्तिगत नियंत्रण और समूहों के सदस्य को बेसिकली इनपुट की विशेषता के रूप में ये फेमस होता है। तो इसलिए आपका करिश्माई नेता भी या निरंकुश नेता भी ये आपका शामिल होगा, पैगंबर भी शामिल होगा, लोकतांत्रिक भी शामिल होगा सक्रिय के रूप में, लेकिन निष्क्रिय के रूप में आपका यही शामिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला। ठीक, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न अच्छा था, है ना, नेता वगैरह को लेकर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। ये प्रश्न करके हम लोग रुक जाते हैं, फिर उसके बाद अभी मैं 1 घंटे के बाद आप लोगों की क्लास, या 1 या 1.5 घंटे, मतलब आप लोग लंच वगैरह कर लेना, उसके बाद फिर क्लास को हम लोग यहीं से कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है ना। आगे अब इस प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। कह रहा है आपसे प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा नेता है जो पेमुख प्रकारी नहीं होता है? पेमुख प्रकार नेता, क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोगों को मुझे जवाब बताना है। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए 25 का? समूह के प्रतीक के रूप में नेता। तो यहाँ ये प्रश्न अच्छा है ना, ये प्रश्न अगर हम बात करें तो ये प्रश्न अच्छा है, जहाँ पे एक नेता के बारे में कुछ जिक्र करने की बात की जा रही है।
है ना। तो कह रहा है कि आपसे कौन सा नेता पेमुख प्रकार्य है। पेमुख का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? पेमुख का मतलब तो मुख्य प्रकार्य, मुख्य प्रकार्य नहीं है, मुख्य मुख्य कार्य, ठीक है, मेन कार्य है ना, मुख्य कार्य नहीं है। तो आप जरा मुझे अब बताइए कि विशेषज्ञ के रूप में नेता होना चाहिए कि नहीं मुख्य कार्य? ये तो मुख्य कार्य हो जाएगा। मध्यस्थता के रूप में भी होता है, मुख्य कार्य हो जाएगा। आयोजक के रूप में भी होता है, मुख्य कार्य हो जाएगा। समूह के प्रतीक के रूप में क्या होता है? लीडर एज सिंबल ऑफ ग्लोरी। ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे यही ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक आप लोग देखे रहिएगा। अभी हम लोग कुछ ही टाइम बाद फिर एक बार रूबरू होंगे, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज मैं कोशिश करूंगा आप सभी लोगों से कि सभी लोग आप लोग आज जो है समाज कार्य के प्रश्न पत्रों से रूबरू हो जाएं, देखे रहें आप सभी लोग, ताकि आप लोगों का अर्धचेतन या अचेतन वहाँ पे जो है मन काम कर जाए, दिमाग कर जाए एग्जाम के दौरान। बाकी आप लोगों ने अच्छे से सारी थ्योरीज वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ रखे हैं, कॉमन सेंस का आप सभी लोग प्रयोग भी कर रहे हैं और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सही भी कर रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है। चलिए आज के लिए अभी जो है कुछ समय के लिए हम लोग जो है इसको स्टॉप करते हैं, कुछ ही देर बाद फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है ना। अच्छा